हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट की वीडियो में जो हम लोग ने बात करी थी वो ये बात करी थी कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें ये समझा था कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, उसका रीज़न जाना था। और आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। देखो, वो ये एग्जाम्पल था जिसको हम लोगों ने समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है उसका रीज़न भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देखो, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड चेनिंग इन जावा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखो कुछ भी नया नहीं है, सिंपली यहाँ पर हम लोग दिस कीवर्ड को रिवाइज करने वाले हैं। बस वीडियो इसलिए अलग बना रहे हैं कि अगर किसी को सिर्फ मेथड चेनिंग जानना हो तो वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकता है। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले तुम लोगों को दिस कीवर्ड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो इसी एग्जांपल को हम लोग समझने वाले हैं कि ये दिस कीवर्ड देखो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड चेनिंग का हमारा जो है छोटा सा एग्जांपल होने वाला है। यहाँ पर हम मेथड चेनिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मेथड चेनिंग हम लोगों ने पता है कि हम लोगों को क्या मेथड चेनिंग क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है आज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो क्या तुम लोगों को आना चाहिए, तुम लोगों को मेथड चेनिंग। ठीक है, मेथड चेनिंग इन करंट क्लास। ठीक है, मेथड चेनिंग इन करंट क्लास। तो अब देखो, इस वीडियो का प्री रिक्विजिट यही था कि दिस कीवर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो का प्री रिक्विजिट यही है कि जो दिस कीवर्ड है वो तुम लोग को आना चाहिए। और दिस कीवर्ड के बारे में अभी तक नहीं पता तो वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, दिस कीवर्ड के ऊपर अपलोडेड हैं अच्छी वीडियोस, वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो, हम लोग अगर मेथड चेनिंग की बात करें स्पेशली इन करंट क्लास, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक होता है सुपर कीवर्ड और एक होता है हमारे पास दिस कीवर्ड। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि सुपर हमेशा किसके लिए होता है, पेरेंट के लिए होता है। और दिस किसके लिए होता है, करंट क्लास के लिए होता है। ठीक है, करंट क्लास। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं, मेथड चेनिंग इन करंट क्लास के ऊपर। इसका मतलब हम लोग जो है वो ये दिस कीवर्ड को यूज़ करने वाले हैं। तो इसका मतलब इस सुपर का कोई काम नहीं है हमारा। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि मेथड चेनिंग बेसिकली क्या होती है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कोई क्लास बनी हुई है टेस्ट नाम से। इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है, लेट सपोज यहाँ पर 0 आर्ग्यूमेंट का मेथड है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है प्रिंट भी कर रखा है कि 0 आर्ग्स मेथड। ठीक है, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो है ये हम पहले मेथड लिख लें दो सारे। ठीक है, ये यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई। और उसके बाद हमने क्या बोला कि एक हमारे पास यहाँ पर मेथड और है, एक मेथड और है हमारे पास जिसका नाम है M2, और इसके पास जो है एक आर्ग्यूमेंट है। तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे 1 आर्ग्स मेथड। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास लेट सपोज एक मेथड और है यहाँ पर M3 नाम से। ठीक है, और इसके पास बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं, int a int b। और यहाँ पर जो है हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख भी रखा है 3 आर्ग्स मेथड। ठीक है, अब इसमें देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हमने जैसे ही क्या कर रखा है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और हमने लिखा t.m1। ठीक है, या एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं यहाँ पर, चलो मेथड का नाम सेम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलोडिंग बेसिकली यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि मेथड का नाम देखो सबका अलग अलग है, तो ओवरलोडिंग ये नहीं है क्योंकि सारे मेथड का नाम अलग अलग है। लेट सपोज हमने जो है यहाँ पर जो है, या चलो हम लोग ओवरलोडिंग ही कर लेते हैं। ठीक है, एक समझने का एक और अच्छा एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर।
हम लोग क्या करते हैं, सारे मेथड का नाम जो है m1 ही ले लेते हैं। ठीक है, सारे मेथड का नाम हमने क्या करा, m1 ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हम m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। लेकिन कौन से m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो कॉल सबसे पहले किसके पास आएगी, इस वाले मेथड के पास आएगी कॉल। ठीक है, इस वाले मेथड के पास कॉल आएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही JVM इस m1 फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वो क्या प्रिंट कर देगा, वो क्या प्रिंट करेगा रिजल्ट में, 3 आर्ग्स मेथड। ठीक है, वो ये प्रिंट करेगा 3 आर्ग्स मेथड। उसके बाद तुरंत हमने क्या बोला इस m1 मेथड को कि भाई तुम अब यहाँ से उस m1 मेथड को कॉल करो जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट है, हमने उसको ये बोल दिया। तो यहाँ से कॉल हमारी चली जाएगी इस मेथड के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस ये वाला m1 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, JVM इसको एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास आउटपुट में क्या लिख कर आएगा, 1 आर्ग्स मेथड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जैसे ही ये हो गया एग्जीक्यूट पूरा, हमने बोला JVM को कि भाई तुम अब करंट क्लास के उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो जिसके पास एक भी पैरामीटर नहीं है। और अरे एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पर हमें सिंगल पैरामीटर पास करना है। क्यों, पता है ना क्यों पास करना है, क्योंकि हम जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं वो सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही कॉल यहाँ पर आ चुकी है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा तो ये लाइन प्रिंट हो गई होगी 1 आर्ग्स मेथड। उसके बाद जैसे ही ये सेकंड लाइन JVM ने देखा, उसने देखा कि भाई हमें करंट क्लास का वो m1 फंक्शन कॉल करना है जिसके पास एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब ऊपर वाला। तो यहाँ से कॉल हमारी चली जाएगी ऊपर वाले फंक्शन के पास। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये लाइन पूरी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी सेकंड लाइन में कुछ भी नहीं लिखा है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा 0 आर्ग्स मेथड। ठीक है, तो आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। लेट सपोज हमारे पास एक क्लास बनी हुई है यहाँ पर। लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम की क्लास बनी हुई है। इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है जिसके पास यहाँ पर क्या है, जिसके पास यहाँ पर जो है एक आर्ग्यूमेंट है, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है बल्कि। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमने लिख दिया 0 आर्ग मेथड। ठीक है, हमने ऐसा ही यहाँ पर एक फंक्शन और बनाया और उसके पास एक आर्ग्यूमेंट है तो हम लिखेंगे 1 आर्ग मेथड। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया और हमने लिख दिया 2 आर्ग्यूमेंट्स मेथड। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने m1 फंक्शन को कॉल किया। कौन से वाले m1 फंक्शन को कॉल किया, जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट हैं, हमने इसको कॉल किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसा यहाँ पर हमने समझाया है वैसा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। यहाँ पर देखो हम दिस कब लगा रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे हम यहाँ पर दिस लगाएंगे ऊपर। ठीक है, जैसा कि हमारा ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर PPT में जैसा एग्जाम्पल है वैसा वाला। अब इसमें देखो यार, हमने जो है काफ़ी सारे मेथड्स ले रखे हैं तो वो जस्ट एक एग्जाम्पल था, तुम लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल 3 मेथड ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने m1 फंक्शन को कॉल किया जिसके पास 2 पैरामीटर हैं a और b, यहाँ पर ये फंक्शन हमारा यहाँ पर JVM इसको एग्जीक्यूट करने जैसे ही इसके अंदर घुसेगा, हम लोग JVM को बोलेंगे कि भाई तुम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट मत करो, करंट क्लास के उस m1 फंक्शन को एग्जीक्यूट करो जिसके पास एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से कॉल हमारी चली जाएगी इस फंक्शन के पास। ठीक है, क्योंकि हमने वो m1 फंक्शन को कॉल किया जिसके पास एक आर्गुमेंट है और वो m1 फंक्शन कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो जैसे ही कॉल इसके अंदर आएगी JVM इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। हमने तुरंत JVM को बोल दिया कि भाई तुम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट मत करो, करंट क्लास में उस m1 फंक्शन को एग्जीक्यूट करो जिसके पास एक भी आर्गुमेंट नहीं है। तो तुरंत कॉल हमारी यहाँ से कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी कॉल। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ से प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सबसे पहले JVM इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर लौट के वापस आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर लौट के वापस आ जाएगा m1 मेथड के पास और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो अगर आउटपुट देखोगे तो 0 1 2 आ जाएगा। ये देखो
0 1 और 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को इतनी तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग ने देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, मेथड चेनिंग कर रखी है। ये देखो मेथड चेन कर रखा है, हम लोग कॉल कर रहे हैं एक मेथड को, लेकिन आउटपुट आ रहा है क्या, तीनों मेथड का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हमने कॉल किस फंक्शन को किया था, उस m1 फंक्शन को किया था जिसके पास 2 पैरामीटर है, लेकिन हमें सारे फंक्शंस का आउटपुट मिल रहा है, हमें सारे मेथड्स का आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं मेथड चेनिंग। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो हमारा m1 फंक्शन है ना लास्ट वाला, अगर इसमें भी हम दिस स्टेटमेंट लगा देते हैं, लेट सपोज हमने दिस लिख दिया 10,20, तो यार ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, जैसे ही कॉल यहाँ से इस m1 मेथड को यहाँ से JVM ने कॉल किया, ये वाला मेथड, ठीक है, इस वाले m1 मेथड से JVM ने देखा दिस डॉट m1, तो वो कॉल करेगा ये वाले फंक्शन को, ठीक है। जैसे ही इस फंक्शन के अंदर घुसे तो वो कॉल कर देगा दिस 10,20 मतलब ए और बी वाले फंक्शन को जिसके पास 2 पैरामीटर है, तो फिर यहाँ से फिर वो कॉल कर देगा दिस डॉट m1 किसको, ये वाले m1 को जिसके पास एक आर्गुमेंट है। तो एक तरीके से ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, एक माया जाल जैसा बन जाएगा, मतलब माया जाल नहीं, मतलब एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा कि जिसमें ये फंक्शंस आपस में एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे और कभी किसी का आउटपुट आ ही नहीं पाएगा, और हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो की में भी शायद एरर आएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, अगर देखो इसको हम रन करते हैं, देखो पहले ही बोल रहा है कि एरर आ रही है, ठीक है। अगर हम फिर भी इसको प्रोसीड कर देते हैं तो देखो हमारे पास अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन एरर आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पर कंपाइलेशन एरर जो है वो रिजॉल्व ही नहीं करी है, ठीक है, इसलिए स्टैक ओवरफ्लो की एरर नहीं आई है। लेकिन अगर इसको रिजॉल्व करके चलाएंगे तो स्टैक ओवरफ्लो मतलब मेमोरी जो है पूरी भर जाएगी और आउटपुट हमारा कभी आ ही नहीं पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक ना एक मेथड तुम्हारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर दिस स्टेटमेंट नहीं लगी हुई है, क्योंकि अगर सारे मेथड के अंदर तुम दिस लगा दोगे ना, जैसे कि तुमने ये लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, करंट फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। सॉरी, अगर तुमने ऐसा कर दिया दिस डॉट m1, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, आप देखना स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी। ये देखो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। एक पॉइंट बाद देखना शायद रुके, और हाँ रुक गया है, और स्टैक ओवरफ्लो की देखो एरर आ गई है, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस डॉट m1 जो है वो अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है, ठीक है। और लेट सपोज अगर तुम कुछ आर्गूमेंट दे भी देते हो ना, लाइक दिस, तुमने लेट सपोज कोई एक ऐसा आर्गूमेंट दे दिया, तब भी स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने इस यहाँ पर जो ये लिखा दिस डॉट m1, इसने किस फंक्शन को कॉल किया जिसके पास एक आर्गुमेंट है, मतलब ये वाला, और इसने किस फंक्शन को कॉल कर दिया दिस डॉट m1 ने, मतलब इसको कॉल कर दिया जिसके पास एक भी आर्गुमेंट नहीं है। तो ये m1 और ये वाला m1 जिसके पास एक आर्गुमेंट है नहीं है और जिसके पास एक आर्गुमेंट है, ये आपस में एक दूसरे को कॉल करते रह जाएंगे और कभी भी जो है आउटपुट हमारा आएगा ही नहीं। तो फंक्शन चेनिंग मतलब मेथड चेनिंग में बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स बने हुए हैं उसमें से एक मेथड ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर दिस नहीं लगा है, और भले बाकी मेथड्स के अंदर दिस लगा है वो चलेगा, लेकिन एक मेथड ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर दिस नहीं लगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन वाला एग्जांपल यहाँ पर ये लिख रखा है जिसके अंदर हमारे पास 4 m1 मेथड्स बने हुए हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को दिस कीवर्ड के बारे में नहीं पता है, तो पहले जाके दिस कीवर्ड देख लो, उसकी वीडियो पहले से बनी हुई है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करे गए हैं, बिल्कुल इंटरनल जा करके क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, वो समझ में आ जाएगी वीडियो। उसके बाद ये आके देखना, तब उसके बाद समझ में आ जाएगी। और अगर कोई पहले से दिस के बारे में जानता है, मेथड चेनिंग के बारे में नहीं जानता है, तो वो ये देख लेगा। लेकिन वैसे भी ये मेथड जो ये कॉन्सेप्ट जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस सेपरेट वीडियो में बता रहे हैं ताकि अगर कोई अगर सेपरेटली इसको समझना चाहता है तो समझ ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मज़ा आने वाली है आगे आने वाली 2-3 वीडियोज़ में। और इसके बाद जो है हम लोग इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कि मज़ा आ जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।